ये बीजेपी की महापंचायत है और अगले कुछ मिनटों में हम जानने की कोशिश करेंगे कि देश की दशा दिशा इन सांसदों के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में क्या होगी। यही मकसद है इस महापंचायत। अद्भुत उम्मीद है देश को। वजह उसकी बहुत साफ है। इस देश ने जनादेश जिस तरीके का दिया है उसमें लोगों के भीतर कल्पना की जा सकती है कि न्यूनतम जरूरत आजादी के बाद 60 वर्ष के बाद न्यूनतम जरूरत भी चाहिए और उसके साथ विकास की चकाचौंध में गोते लगाता हुआ हिंदुस्तान भी देखना चाहते हैं। बीजेपी की इस बार बम्पर जैकपॉट लगी है। सच सच आप लोग ये बताइए, कभी आपको उम्मीद थी, अनुराग अगर आपसे शुरू करें, कि इतने सारे सांसद आप सब मिल जाएंगे? पिछली बार आपने इतना हल्ला किया, पार्लियामेंट चलने नहीं दी, इतनी जबरदस्त तादाद में बीजेपी के सांसद चुने जाएंगे, उम्मीद थी आपको? सच बताइएगा। पहले तो राहुल जी आपका और आज तक का बहुत बहुत धन्यवाद कि सभी सांसदों को, अधिकतर सांसदों को भाजपा के यहां बुलाकर आपने बैठने का मौका दिया। देश के मतदाताओं का धन्यवाद जिन्होंने संसद में पूर्ण बहुमत हमें दिलाया है और धर्म जाति से ऊपर उठकर मोदी जी में एक नया नेतृत्व देखते हुए एक नए विश्वास के साथ एक नई उम्मीद को जनादेश दिया है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं कह दूं कि उनकी उम्मीदों पर हम खरा उतरेंगे। आज मोदी जी जितने भावुक होकर भाषण किया है उसमें एक बात बड़ी स्पष्ट साथ में कही है कि हमें जनताओं की उम्मीदों पर खरा उतरना है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जितने भी सभागार में बैठे हैं मेरे नए सहयोगी, कोई मेरे साथ 14वीं लोकसभा में भी थे और अब मेरे साथ फिर वो वापस 16वीं लोकसभा में भी हैं, हम सब इकट्ठे मिलकर देश की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। जवाब नहीं दे रहे, बहुत सीरियस। और जो आपने सवाल कहा, जो मोदी जी को मौका मिला था एक नेतृत्व का, उन्होंने पूरी ताकत झोंकी है पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ। हमें उम्मीद थी कि हम लोग 272 का आंकड़ा पार करेंगे। बोनस के साथ देश की जनता ने मेहनत के लिए और अच्छे नेतृत्व के लिए हमें बोनस साथ में दिया है। 272 पार करके 300 का आंकड़ा। यहाँ पे कोई सांसद ऐसा है जिसको लगा शायद कि मेरी सीट फंसी हुई है, हो सकता है कि मैं हार जाऊं, एंड में देख के लगा रहे वाह जीत गए, या सबको लग रहा था शुरू से ही कि जीतेंगे? मेरे बारे में तो रोज यही छपता था क्या भार कि पूरी हिमाचल की सरकार मेरी सीट पर बैठी है। हाँ। मुझे हराते हराते वीरभद्र जी अपनी पत्नी को हरा बैठे, अपनी सीट से हार बैठे। तो जो दूसरों को बारे में सोचता है, मुझे लगता है हमने, मोदी जी ने किसी के बारे में नहीं कहा, मुफ्त में बांटने की बात नहीं कही, जाति के धर्म के नाम पर या राम मंदिर के नाम पर वोट नहीं मांगा, सुशासन और विकास के नाम पर वोट मांगा है। अच्छी सरकार देने की बात कही, सबका साथ सबका विकास, और हम ये करने जा रहे हैं। इसी बात का विश्वास मानने को तैयार है कि उसकी सीट बहुत फंसी हुई थी, बड़ा अच्छा लगा कि इवेंट में जीत गए, कि सभी को पूरा विश्वास था कि हम ही जीत रहे हैं? मैं देख आप अरे वाह माना। मनोज सिन्हा जी, मनोज सिन्हा जी बताइए, थोड़ा पूरे देश के दर्शकों को अपना परिचय दीजिए और बताइए कि क्यों आपको लग रहा था कि गाजीपुर से चुनकर आए? जी, मैं गाजीपुर से हूं, मनोज सिन्हा, और वो सीट भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से बड़ी टफ सीट है। हाँ। तो मैं ये सोच के नहीं गया था कि मैं जीत के आ ही जाऊंगा, लेकिन मुझे लग रहा था कि शायद संघर्ष में जीत तो किस फैक्टर को आप क्रेडिट देंगे जीतने के लिए? राजनीति की शब्दावली श्री नरेंद्र मोदी ने बदल दी है और मुझे लगता है कि देश की जनता ने वोट से ज्यादा राष्ट्रीयता पर जनमत संग्रह मान लिया था इस चुनाव को। और जो बात अभी हमारे साथी ने कही है, विकास और सुशासन, ये दो प्रमुख मुद्दे बन गए जिससे जातीय समीकरण भी टूट गए और दलीय दीवारें भी टूट गई। यूपीए का मिसरूल समाजवादी पार्टी और बसपा, मुझे लगता है कि तिहरा फायदा भाजपा को मिला है और सोने में सुहागा रहा नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व। जहां इस चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत हुई है, वहीं इस चुनाव में कांग्रेस की जबरदस्त हार हुई है। हाल तक तो आप कांग्रेस में ही थे जगदम्बिका जी, तो ये बताइए कि आपकी पुरानी पार्टी का क्या होगा? उम्मीद लग रही है या आपको लग रहा है सही फैसला कर दिया यहाँ पे आके? पुरानी पार्टी के बारे में, आपके पुराने बॉस का क्या होगा? पुरानी पार्टी के बारे में आपने देखा होगा कि जब एक तरफ महंगाई बढ़ रही थी तो मनमोहन सिंह जी कहते थे हर 3 महीने में कम हो जाएगी, और दूसरी तरफ जो हर घर की गृहिणियां थी, जब उन्होंने 6 सिलेंडर सब्सिडी के किए कि 6 सिलेंडर से ज़्यादा नहीं मिलेगा, तो हर महिलाओं ने, हर घर की सबने आलोचना की। उस समय भारत की पार्लियामेंट में खड़ा हुआ राजेंद्र अग्रवाल जी और मेरे साथ अनुराग जी, बहुत लोग हैं। उस सवाल को मैंने उठाया कि 6 सिलेंडर की सब्सिडी की आप क्यों कर रहे हैं, इसको 12 करिए। तो ऐसे जावेद मियादाद के कितने सवाल हैं कि उस सरकार को मैंने इस बात को समझाने की कोशिश की, उस पार्टी से जुड़े रहने के बाद, यहाँ तक कि पार्लियामेंट के अंदर भी खड़े होकर के। नहीं, आप जस्टिफाई कर रहे हैं, वो सवाल तो आपसे पूछा जा चुका है। विरोध पक्ष का काम। मैं बोल रहा हूं, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की कोई उम्मीद नजर आ रही है? अगर राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को उम्मीद नजर आती तो जगदम्बिका पाल यहाँ नहीं बैठे होते।
इससे साफ है कि राहुल गांधी के तो फिर तो लोग कहेंगे कि आप मौका परस्त निकले। नहीं, क्यों? 18 साल की उम्र में मैंने कांग्रेस का झंडा उठाया था, 65 साल की उम्र में मैंने छोड़ा, जब उनका कहीं वजूद नहीं था। मैंने सारे संघर्षों में, इंदिरा जी से लेकर के राजीव जी के संघर्षों में रहा। अगर आज उनके हाथों में जयपुर में नेतृत्व मिला और अगर वो सही दिशा में नहीं जा रहे थे तो मैं समझा ही सकता था। अब वो दूसरी बात है कि कल इस्तीफे तो अगर मोदी जी सही दिशा में नहीं गए तब क्या कीजिएगा? मैं समझता हूं कि मोदी जी सही दिशा में गए कि गलत। आप कहो, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि भारत की लोकतंत्र में हम जो लोग भी, जिस पार्टी के भी लोग जीत के जाते हैं, सब कहेंगे ये लोकतंत्र का मंदिर है। क्या इसके इतिहास में कभी भी कोई प्रधानमंत्री उस लोकतंत्र के मंदिर में पहुंचा हो तो चौखट पे माथा टेका हो? आज तक मैंने तो नहीं देखा। तो अगर ये उसकी संवेदनशीलता है, तो आज उन्होंने अपने व्यक्तित्व को आज एक नए कलेवर के रूप में आपने नहीं देखा। मोदी जी के बारे में अभी तक जो भी उनकी छवि बनाई जाए, लगता था उनसे कठोर कोई है नहीं, लेकिन आज जो देश के प्रति उनकी संवेदनशीलता दिखी है, उन्होंने क्या कहा कि मेरी सरकार का पूरा फोकस गरीब के लिए होगा, या हम गरीबों के लिए समर्पित करते हैं सरकार को, और उन्होंने कहा हम जिएंगे तो देश के लिए, गरीबों के लिए। तो उन्होंने तो आगे की शैली उन्होंने परिभाषित कर दिया और कहा कि हम 5 साल में अपनी रिपोर्ट कार्ड लेके आएंगे। तो उन्होंने खुद ही विपक्ष का भी काम कर दिया, राइडर भी लगा लिया, कमिटमेंट भी कर दिया, डिलीवरी की बात भी कर दी। तो आप मोदी की कार्यशैली के बारे में आप क्या कहते हैं? किसी को लगा था कि मोदी जी कभी रोएंगे? क्योंकि बड़ी उनकी कठोर एक छवि रही है निशंक साहब, कोई आयरन मैन उनकी अब तक इमेज रही है। क्या आपको लगा था कि इस तरीके से भावुक हो जाएंगे, आंखों में आंसू आ जाएंगे? जो व्यक्ति जितना कठोर होता है, यदि उतने ही वो संवेदनशील भी होता है तो सोने में सुहागा होता है। और ये मान लेना चाहिए फिर कि उसके बराबर कोई हो भी नहीं सकता। आज नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से भारत माँ का जिक्र आते ही जो उनके आंखों से अश्रु की धार प्रवाहित हुई है, उसने ये साबित कर दिया कि नरेंद्र मोदी इस देश की आन बान और शान बचाने के लिए किसी सीमा तक अपना समर्पण कर सकते हैं। और ये पूरे देश पर आज उन देश के लोगों के मनों को, हृदयों को जीता है। और मेरा भरोसा है कि जितने वो कठोर हैं, जितने उनमें निर्णय लेने की क्षमता है, जो विजनरी हैं, वो मिशनरी हैं, इस देश को उसके शिखर तक पहुंचाने का मुहिम वो निश्चित रूप में इस टीम के साथ करेंगे। जब हम मोदी की स्पीच सुबह सुन रहे थे, हमने देखा कि आप बहुत भावुक हो गए। आपने कभी सोचा था कि मोदी जी इस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर, सेंट्रल हॉल के अंदर रोने लगेंगे, और आप इतने इमोशनल क्यों हो? माइक लीजिए। आज जब मोदी जी बोल रहे थे तो मुझे उनका 15 साल पुराना हरियाणा का एक समापन भाषण याद आ रहा था। मैं तब भी अंबाले का सांसद था और बीजेपी हरियाणा का अध्यक्ष था। तो मोदी जी ने मां से ही शुरू किया, और जो थीम, जो विजन आज उन्होंने रखा कि भारतवर्ष के अंदर किस तरह से गरीबी है, कुपोषण है, और किस तरह से गरीबों के ऊपर अत्याचार हैं, वो सारा बातें उस समय उन्होंने की। तो उसके कुछ दिन के बाद मुझे मौका मिला, सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी मुझे यूएनओ में ले गए, और जो वहां पर मुझे बोलने के लिए जनरल असेंबली में टॉपिक मिला, वो भी इससे मिलता जुलता था। तो आज जब वो हमारे प्रभारी थे, आज वो हमारे प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो एक प्रभारी के समय का जो विजन मैं कल्पना कर रहा था अपने माइंड के अंदर कि आज उनको अब मौका मिलेगा। जो चीजें उन्होंने आज से 15 साल पहले हरियाणा की एक बैठक में बोली, आज वो सब उनके हाथों से ही संपन्न होगी, और भारत अमेरिका और चाइना से भी पावरफुल राष्ट्र बनेगा। ये सब सोचकर मैं थोड़ा भावुक हो गया। नहीं, ये डायलॉग तो बड़ा जबरदस्त है कि अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन महेश गिरी जी, क्या आपको वाकई में लगता है कि मोदी के नेतृत्व में हिंदुस्तान के अच्छे दिन आएंगे? क्योंकि वायदा करना बड़ा आसान है, स्लोगन देना बड़ा आसान है, उस वायदे को हकीकत में बदलना बहुत मुश्किल। देखिए, एक मजे की बात कहना चाहूंगा। पिछले प्रधानमंत्री थे, अर्थशास्त्र में बहुत निपुण थे, बहुत बड़ी डिग्री थी। तो इस देश की अर्थव्यवस्था सबसे ताकतवर होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी इस देश में रुपया गिरा, अर्थव्यवस्था डगमगा गई। तो इस देश को यह पता चल गया कि इस देश के मजबूती के लिए और कुछ करने के लिए, कर दिखाने के लिए केवल सिर्फ डिग्री ही हो ऐसा नहीं है, डिग्री के साथ साथ अच्छी नीयत भी होनी चाहिए। आज नरेंद्र मोदी जी को जब देखते हैं,
भले ही उनके पास वो अर्थव्यवस्था की डिग्री ना हो, लेकिन गुजरात में उन्होंने जिस तरह से इकोनॉमी को स्ट्रांग करके दिखाया, तो ये दिखाती है कि उनकी नीयत और उनकी हिम्मत और उनकी समझदारी, उनका अनुभव कितना प्रगाढ़ है, जिससे भारत को जरूर फायदा मिलेगा। और हम पूरी जो सेना यहां पर है, हम मानते हैं कि मोदी जी, कई जगह पर ऐसी बात आती है कि मोदी जी 5 साल में क्या करके दिखाएंगे। तो मैं कई बार ऐसा कहता हूं कि रेलगाड़ी के इंजन को जब आप देखते हो तो डिब्बे जो है उससे चिपके होते हैं। इंजन कितना दमदार है, रेलगाड़ी के डिब्बे भी वैसे ही दौड़ते हैं। तो हम ये समझते हैं मोदी जी इंजन है, उनका अनुभव है, उनकी गति अपनी है, और उसके साथ ये पूरी सेना अलग के भारत का विकास मालगाड़ी बिल्कुल की स्पीड पे दौड़ेगी कि चीनी या जापानी ट्रेन की स्पीड पे दौड़ेगी? देखिए, उन्होंने तो उदाहरण भी दिया था, उन्होंने बुलेट ट्रेन का, चतुष्कोण बुलेट ट्रेन का उदाहरण दिया था। और जब जब उन्होंने कुछ कहा है उन्होंने करके दिखाया है, क्योंकि उनका स्वभाव, उनका कर्तृत्व वैसा है, अनुभव उनका प्रगाढ़ है। सिंह साहब, सबसे पहले तो ये बताइए, आप गृह सचिव रहे, नेता रहे, कैंपेनिंग आपने की, धूप में हमने आपको देखा। गृह सचिव रहना ज्यादा मुश्किल काम है कि सांसद बनना ज्यादा मुश्किल काम है? गृह सचिव काम ज्यादा मुश्किल, कठिन। हम अखबारों में पढ़ रहे थे कि दाऊद इब्राहिम कराची छोड़कर भाग गया है क्योंकि उसको लग रहा है मोदी आ रहा है उसके पीछे। सच्चाई है इस बात में? और वाकई में अगर बीजेपी की सरकार चुनी गई, क्या आप इस मंच के जरिए ऐलान करना चाहेंगे कि दाऊद इब्राहिम, हफीज सईद तैयार रहिए हमारे? दाऊद इब्राहिम के बारे में हम लोग निश्चिंत हैं कि हाँ साहब से पाकिस्तान में है। हम लोग को जानकारी है कि वो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान डिनाई करता है, उसको डिनाई करता है, तो जाहिर बात है कि वो उसको हैंड ओवर करने वाला नहीं है। वॉलंटरली तो हैंड ओवर नहीं करेगा। उस पर दबाव बनाना होगा, उसके बारे में कुछ सोचना होगा। क्या तरीके हो सकते हैं, इसको हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते। नहीं, डॉसियर तो हमने बहुत थमा दिया, अब मोदी से एक्शन की उम्मीद। हाँ, डॉसियर थमाने से नहीं होगा। तो क्या हम लोग कर सकते हैं, इसको हम लोग ओपनली डिस्कस भी नहीं कर सकते। लेकिन मेरी राय यह है कि व्यक्तिगत राय आज से नहीं, पहले से रही है कि हमको कुछ करना चाहिए। और क्या करना चाहिए ये वाकई मैं मानता हूं, लेकिन लोगों को लगता है कि अगर अमेरिका ओसामा बिन लादेन का ऑपरेशन कर सकता है, तो कितने यहां पे सांसद हैं जिनको लगता है कि उस तरह का ऑपरेशन भारत को भी करने के बारे में सोचना चाहिए? हम क्यों हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे? दाऊद इब्राहिम जो पाकिस्तान में है ही नहीं, अगर पाकिस्तान में उसके खिलाफ ऑपरेशन हो जाए तो वो तो कभी था ही नहीं, तो किसको क्या आपत्ति हो सकती है? आप मानते हैं? जगदम्बा पाल साहब मानते हैं, कटारिया साहब मानते हैं, और कितने आप मानते हैं? महतो साहब आप मानते हैं, मालविया साहब, मतलब आप बताइए हाथ ऊपर के कितने लोग मानते हैं? मतलब जितने भी भाजपा के यहां पे सांसद हैं उन सबको मानना है। मैं एक बार जानना चाहूंगा सर, एक बार माइक दीजिए आप प्लीज। आपको लगता है कि हफीज सईद, दाऊद इब्राहिम इस तरह के अगर लोग हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? हाँ, कौन कहता है? आप कहते हैं कार्रवाई होनी चाहिए? जब वो डिनाई कर रहे हैं जी, तो बिल्कुल ऑपरेशन करना चाहिए। और फिर वो कह भी नहीं पाएंगे कि साहब ये दाऊद थे। क्या कहेंगे? था ही नहीं दाऊद इब्राहिम, तो क्या हो? और वहां खुलेआम सड़कों पे घूम रहे हैं, ये भी सही है, और इसके बावजूद डिनाई कर रहे हैं। तो और जावेद मियादाद यहाँ आ रहे थे, जिनके सगे समधी हैं, उनके बेटे से उनकी बेटी भी आई है, तो उसको भी रोक देते शायद पता लगे। नहीं, पर कुछ मैं वहां पे भी आना चाहता हूं, कुछ लेकिन लोग हैं जो कहेंगे कि इस तरह का ऑपरेशन बड़ा खतरनाक है क्योंकि पाकिस्तान न्यूक्लियर लेस देश। मुझे लगता है कि ये राय अगर हमको देनी है तो सरकार को देंगे। पब्लिकली कभी मुझे लगता है ऐसी जनमत संग्रह नहीं कराना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही। मैं भी इसी मत का हूं। इसी विषय पे बोलना है, कुछ और भी बोलना? आप बताइए जिस पे आप बोलना चाहते हैं। मैंने तो आपसे सवाल पूछा कि इंटरनल सिक्योरिटी पे या नेशनल सिक्योरिटी पे मोदी की सरकार जो पिछली सरकार थी उससे अलग कैसे होगी? ठीक है, मैं इसी बात पे आता हूं। अर्जुन राम मेघवाल साहब जी, मैं राजस्थान बीकानेर से आता हूं। हमारे चुनाव में महंगाई, भ्रष्टाचार ये विषय रहा होगा, लेकिन एक विषय देश के मतदाताओं में था कि भारत कमजोर नहीं है, लेकिन भारत कमजोर दिख क्यों रहा है? हाँ। पाकिस्तान हमारे सैनिकों के सिर काट ले जाता है, फिर भारत कमजोर दिख क्यों रहा है? चीन हमारी सीमा में घुस आता है, भारत इतना कमजोर नहीं है, लेकिन भारत दिख क्यों रहा है? श्रीलंका हमारे मछुआरों को मार देता है, फिर भी भारत सरकार कुछ रिएक्शन नहीं देती है, तो भारत कमजोर दिख क्यों रहा है? जो मान और सम्मान भारत का होना चाहिए वो क्यों नहीं है? क्यों नहीं? यह विषय भी भारतीय मतदाताओं में था। और जो मैं एक चीज कहना चाहता हूं इस चुनाव की बड़ी खास चीज, कि किसी भी, इससे पहले चुनाव हुए होंगे, किसी भी प्रधानमंत्री ने यह नहीं कहा
कि आप पहले मतदान करिए और फिर जलपान करिए। ये नरेंद्र भाई मोदी थे जो चुनाव की सभा के अंत में अपील करते थे युवाओं को, महिलाओं को, मतदाताओं को कि आप मतदान करना मत भूलिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि ये जो वोट परसेंटेज बढ़ा है वो नरेंद्र भाई मोदी की अपील के कारण बढ़ा है, मैं ऐसा मानता हूं। तो देखिए हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं, किरण रिजिजू साहब, अरुणाचल प्रदेश से आते हैं। चीन एकदम सटा हुआ है और जिस हालात में भारत चीन को लेकर आज से नहीं, नेहरू के दौर से जिस नीति को अपनाते रहा है, चीन के सामने भारत बहुत कमजोर नजर आता है। दो सवाल के जवाब हर कोई आपसे जानना चाहेगा। क्या वाकई मतदाताओं के जहन में इस बार वोट डालते समय था कि नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तो चीन को जवाब देंगे? और दूसरा सवाल, ये जवाब क्या वाकई दिया जा सकता है, आप चूंकि बॉर्डर पे रहते हो? देखिए, मैं ये मानता हूं कि हिंदुस्तान सिर्फ दिल्ली से शुरू नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान का शुरुआत हर वो सीमावर्ती इलाका से शुरू होना चाहिए, क्योंकि जब सीमा सुरक्षित है तो देश मजबूत होता है। 68 साल में हमारे जो सीमावर्ती इलाका है, खास करके जो चीन से लगे हुए और पूरी की पूरी पूर्वोत्तर मुख्य धारा में कभी नहीं जुड़ा है। हमको हमेशा अलग थलग एक कमजोर ये वर्ग है, वो ऐसे एक जगह से है जहां बहुत दूर है दिल्ली से और विकास करना मुश्किल है, इस तरह का एक एहसास दिलाया है। 6 रैलियां की हैं नरेंद्र मोदी जी ने। इसलिए इस बार जो भारतीय जनता पार्टी, मैं अरुणाचल प्रदेश से चुन के आया हूं, आसाम से 7 लोग आए हैं और हमारा कुछ साथी दल भी आए हैं। इतने बड़ी मात्रा में हम लोग चुन के आए हैं। हालांकि मैं तो पुराने सांसद रहा हूं, फिर भी इस बार बहुत हमारा नए साथी चुन के आए हैं। कारण यही है, विश्वास, कि लगता है कि पूर्वोत्तर अरुणाचल जैसे जगह, लगता है कि इस बार मोदी जी के नेतृत्व में हम भी विकास के मुख्य धारा में, देश के मुख्य धारा में हम भी जुड़ने वाले हैं, इस विश्वास। सर, आज हमने देखा सेंट्रल हॉल में एनडीए के एलाइज की जब बैठक हो रही थी, तब चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अब नॉर्थ ईस्ट लाइबिलिटी नहीं होगा, एसेट हो जाएगा। तो कोई रोड मैप तैयार है कि लाइबिलिटी अगर माना जाए, हमें तो नहीं मानता कि लाइबिलिटी है, लेकिन अगर लाइबिलिटी की सोच है नॉर्थ ईस्ट के लोगों में, उसको एसेट में कैसे तब्दील किया जाए? बहुत ये सीधी सी बात है। जैसे कि मैं अरुणाचल प्रदेश आता हूं जी, हिंदुस्तान का 50% हमारा जो हाइड्रो पोटेंशियल नेचुरल रिसोर्सेज, हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा वन जंगल अरुणाचल में है। इतना अमीर प्रदेश है, लेकिन लोग गरीब है ना। इसको बदलने के लिए विश्वास चाहिए। इसलिए जो आज बात कहा है नरेंद्र मोदी जी और जो आपने सुना है, इसका मतलब क्या है कि इस बार हम विश्वास के साथ एक कह सकते हैं कि सौतेला व्यवहार हमारे साथ नहीं होगा। इस चुनाव में हमने देखा है कि देश की युवा पीढ़ी ने भर के नरेंद्र मोदी को वोट दिया है। आइए, इस महापंचायत में सबसे कम उम्र के सांसद भोला सिंह साहब आप ही हैं। सबसे कम उम्र, कितनी उम्र है आपकी? 36। 36 साल आपकी उम्र है। 36 साल से कम कोई है यहाँ पे सांसद? पहले एक जमाने में अनुराग ठाकुर हुआ करते थे, बड़े यंग, अब वो सीनियर एमपी की श्रेणी में आ गए। बता रहे मैं 3 बार जीत के आया। बाबूलाल, आपकी उम्र क्या है? हाँ, बाबुल साहब आए। अरे सुप्रिया साहब आ गए, स्वागत है आपका, वेलकम। तो भोला सिंह साहब, ये बताइए कि कम उम्र के लोगों ने जो वोट डाला है वो बहुत सारी उम्मीदों के साथ डाला है। उन्हें उम्मीद है कि नौकरी मिलेगी, उन्हें उम्मीद है कि ग्रोथ बढ़ेगी। आपको लगता है कि मोदी के पास कोई जादू की छड़ी है जो फौरन नौकरी भी दिला दे, ग्रोथ भी दिला दे, इंक्रीमेंट भी दिला दे? सब देख रहे हैं, इंक्रीमेंट का सीजन भी चल रहा है, इंतजार भी कर रहे हैं कि इंक्रीमेंट आएगा। मोदी के आते ही सब चेंज हो जाएगा? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि खासकर नौजवानों ने बहुत भरोसा किया है और देश का नौजवान खड़ा हुआ है और देश के नौजवान ने वोट डाली भी है और डलवाई भी है। बात यह है कि गुजरात में आप देख रहे हैं कि मोदी जी ने नौजवानों के लिए रोजगार दिया, विकास दिया है। उसी रोजगार और विकास को देखकर देश के नौजवानों पे मोदी जी पे भरोसा किया है और उम्मीद की है कि देश के नौजवान मतलब बेरोजगारी खत्म होगी, वो रोजगार उनको मिलेगा और जो देश का विकास रुका हुआ है वो विकास आगे बढ़ेगा और जो अपना इतनी यूपीए की सरकार में इतना भ्रष्टाचार हुआ है वो भ्रष्टाचार खत्म होगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं अपने क्षेत्र की जनता के लिए। 4,21,000 वोटों से उन्होंने मुझे बुलंदशहर से, सब बड़े बड़े मार्जिन से जीत के आए। वैसे तो कमल कई जगहों पे खिलता था, लेकिन बंगाल में कम ही खिला करता था। वहां से आसनसोल से जीत के बाबुल सुप्रियो आए हैं और बाबुल सुप्रियो से जब हमारी इलेक्शन एक्सप्रेस में मुलाकात हुई
तो उन्होंने कहा कि उनकी हर सभा की शुरुआत तो किसी गाने से करते हैं। उन्होंने कहा कि जनता आती है वो कोई ना कोई गाने की उम्मीद करती है। तो यहाँ पे भी सब एक दिन देखिए मुंह हिला रहे हैं, सब उम्मीद कर रहे हैं कि बाबुल सुप्रियो आप बोलेंगे, बाद में पहले कुछ गा के सुना दीजिए। स्वागत है आपका आज तक की महापंचायत। स्वागत जो है वो मतलब राहुल साहब आप गाने से ही शुरू करने के लिए बोल रहे हैं, मतलब वहीं का वहीं घूम फिर के वही हो जाता है। उसके बाद कहीं पे अच्छे डेजर्ट्स मिलते हैं, वहां पे भी बोलने नहीं दिया जाता है, बोलते गाने गाओ। तो एक काम आप पार्लियामेंट स्पीच देंगे कि गाएंगे? नहीं, मुझे मालूम है ये भी इतना भी आपको पसंद नहीं होगा, फिर भी मैंने कोशिश की। हाँ प्लीज। तो एक गाना मैं समझता हूँ इस वक्त इंडिया के लिए, हम सब के लिए बहुत जरूरी है, वो ये है प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते। देखते हैं सांसद लोग ताली ठीक बजाते हैं कि नहीं? क्या सांसद लोग हैं? हमारे मनोज जी हैं यहाँ पे। तो यहाँ लीडरशिप की बात है, जिन जिन को बजाना आता है ताल में वो बजाए, बाकी मनोज जी को देख के बजाए। चलिए ये लीडरशिप की बात है। वी आर टॉकिंग अबाउट अ डायनामिक लीडर। आप भी गाएंगे? शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया। जो खुद बजा सकते हैं वो बजाए, बाकी फॉलो करें। हाँ, प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, हे प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो। क्या हिंदू क्या मुसलमान, हम सब हैं भाई भाई। प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, हे प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो। मुझे मालूम है कि इससे ज्यादा भी मुझे आप गाने नहीं देंगे। नहीं तो यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। नहीं, हम वापस आएंगे, लेकिन चूंकि आपने गाया तो मनोज तिवारी पीछे कैसे हो सकते हैं? जब हम आए थे मोटरसाइकिल पे भी चलाया था आपने, गाना भी गाया था, क्या गाएंगे? वो एक प्री इलेक्शन सॉन्ग था, अब पोस्ट इलेक्शन कुछ होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा बाबुल सुप्रियो जी ने कि, और आजकल जब भी होता है हम लोग को बोलने ही नहीं दिया जाता है, बस गाना गा दो गाना गा दो। आजकल मैंने एक गाना अपना मुद्दा ही गाना में बना लिया है। हो रोटी सोटी दे दो, सड़क बनवा दो, बिजली का थोड़ा प्रबंध करवा दो, सीमा पे जो नजरें लगी हुई है दुश्मन की, उनको थमा दो प्यारे, उनको थमा दो। देश मेरा लूट के बड़े भ्रष्टाचार से पैसा लेके गए कहाँ, एड्रेस बता दो। रोटी सोटी दे दो, सड़क बनवा दो, सड़क बनवा दो। होठों पे है प्यास है, नल में न पानी है, प्यास बुझा दो, पानी तो दिला दो, पानी तो दिला दो। रोटी सोटी दे दो, सड़क बनवा, गुजरात जैसा थोड़ा बिजली तो दिलवा दो। क्या बात। जब एक प्रसून जी एक शख्स और है जब जो गाना कहना चाहते, कनिष्क भी गाना चाहते हैं, और यहाँ पे कटारिया साहब है वो भी। मतलब बीजेपी की कभी मीटिंग हो तो मनोरंजन के लिए बाहर से किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इंटरनल टैलेंट खूब है। जी कटारिया साहब आपका क्या? देख लीजिए, दो बड़े अदाकार हैं, उनसे आपको टक्कर लेनी। मेरा ये सौभाग्य रहा है जी कि बाल्यकाल में नेहरू जी को सुनाया 63 में, और फिर अटल जी के लिए भी बनाया, और इस चुनाव में मोदी जी के लिए बनाया। 63 में क्या उम्र रही होगी आपकी? मैं चौथी क्लास में था, बाल कलाकार के रूम में गया। तब से ही आप पीएम्स के लिए गा रहे हैं? हाँ, मैंने गाया तब से। और अब की बार जो मैंने मोदी जी पर बनाया था हरियाणवी भाषा में, वही था। हाँ प्लीज प्लीज। हाँ हरियाणवी भाषा। हाँ प्लीज। भ्रष्टाचार सारे भारत के कण कण में आज समा गया, घोटाले बाजों का इलाज करने ने आज नरेंद्र मोदी आ गया रे, नरेंद्र मोदी आ गया रे। दिखे ना मोती नेहरू का, ना जवाहर नेहरू का, ना मोती नेहरू का, ना जवाहर नेहरू का, एक साधारण माँ का जाया रे। विकास सुशासन के बल पर दुनिया में नाम कमाया रे।